जो है वो एयरपोर्ट ए से स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन आपसे सिंपली दे दिया जाएगा कि कोई डायरेक्शन दी गई है विंड की, जैसे वहाँ पे हमें रिवर की रहती थी, और कोई डायरेक्शन पे आपको प्लेन फ्लाई कराना है। तो यही पूछा जाएगा एयरपोर्ट ए से एयरपोर्ट बी तक जाने का टाइम कितना होगा, एयरपोर्ट बी से ड्रिफ्ट कितनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, करने का तरीका फिर से वही है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली प्लेन की स्पीड एक तो एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लूँगा और एक वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लूँगा। अगर आप इन दोनों की स्पीड्स के कंपोनेंट्स निकालो तो आप देख सकते हो कि विंड की स्पीड का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो है VW साइन बीटा, और एक ऊपर आएगा VW कॉस बीटा। प्लेन की स्पीड का एक कंपोनेंट इधर आएगा VPW साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा VPW कॉस अल्फा। समझ आ रही है बात? तो आप देख सकते हो कि प्लेन की नेट स्पीड x में कितनी होगी। प्लेन इधर जाना चाह रहा है इतने से, विंड उसे राइट में ले जाना चाह रही है इतने से, तो x में नेट स्पीड जो बचेगी वो हो जाएगी VPW साइन अल्फा माइनस VW साइन बीटा। समझ आया? सिमिलरली y में अगर मैं देखूं तो y में प्लेन चलना चाह रहा है VP कॉस अल्फा से, और विंड भी ऊपर की तरफ जा रही है VW कॉस बीटा से। तो विंड क्या कर रही होगी, सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? ऑब्वियसली आपको दिख रहा है दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या कर रही होगी, सपोर्ट कर रही होगी। तो नेट स्पीड में कह सकता हूं VPW कॉस अल्फा प्लस VW कॉस बीटा। समझ आया कि नहीं? अब हमें ये चीजें मिल चुकी हैं। तो सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछी जाए कि रिलेट अल्फा या फाइंड अल्फा, कुछ भी बोल देता हूं मैं, फाइंड अल्फा बोल देता हूं, फाइंड अल्फा सच दैट प्लेन लैंड्स एट एयरपोर्ट बी। एयरपोर्ट बी। अब सोच के देखो मेरे भाई, आपसे बोला गया है कि अल्फा की वो वैल्यू बताओ प्लेन को किस एंगल पे उड़ाया जाए ताकि प्लेन एग्जैक्टली एयरपोर्ट बी पे लैंड कर सके। तो क्या होना चाहिए इसका मतलब, अगर प्लेन एयरपोर्ट ए से स्टार्ट हुआ था और फाइनली वो एयरपोर्ट बी पे पहुंचा है, यानी वो एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, 0। आपको समझ आ रहा है कि सीधे सीधे वो एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं चला होगा, क्योंकि वो सिर्फ y के अंदर चला है। तो हम जानते हैं कि Vx, इसे मैं क्या कर दूंगा, 0। तो सिंपली आप कह सकते हो VPW साइन अल्फा माइनस VW साइन बीटा, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन अल्फा की VW साइन बीटा बाय VPW साइन VPW। ठीक है ना, बस ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया कि नहीं? अरे समझ आया कि नहीं? तो इनके कोई फॉर्मूले नहीं है, हम इनके कोई फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, आपको लॉजिक से सॉल्व करना होगा। आपको समझना होगा कि अगर एग्जैक्टली बी पे पहुंचना है यानी कि एक्स में नहीं चलना चाहिए, एक्स में नहीं चलना है यानी एक्स में स्पीड 0 होनी चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछ सकता है कोई, ठीक है ना, ठीक है, दूसरी चीज आपसे कोई पूछ सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ कि फ्लाइट को लैंड करने में कितना समय लगने वाला है। समझ आ रहा है? सिंपल है। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, टाइम जो होगा वो हो जाएगा, उसे y में चलना कितना है, d अपॉन y में नेट स्पीड कितनी है, VPW cos अल्फा प्लस VW cos बीटा। समझ आया कि नहीं? चलो भाई, डाउट्स किसी को? शुभम का डाउट है, अगर प्लेन की वेलोसिटी विंड के रिलेटिव है तो ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ग्राउंड से देख रहे हो, तो विंड के रिलेटिव वेलोसिटी उससे मतलब नहीं है। एक आदमी लिफ्ट में अगर रुका हुआ है पर आप बाहर खड़े होकर लिफ्ट को चलते हुए देख रहे हो, तो आप आदमी को रुका हुआ थोड़ी बोलोगे। हम सारी चीजें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। प्लेन को गुब्बारे की तरह ट्रीट करेंगे। गुब्बारा, गुब्बारा क्या होता है भाई, बलून, जिसकी तरह करना है कर लो, कोई भी उड़ती हुई चीज के तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ आएगा, बिल्कुल हॉट एयर बलून की तरह यूज कर सकते हो। रिवर वाले केस वाले इसमें जनरली पूछा नहीं जाता कि ड्रिफ्ट कितनी होगी, क्योंकि जनरली लोग चाहते हैं कि हम प्लेन में बैठें तो जहां से हम स्टार्ट हुए हो तो लैंड हम एयरपोर्ट पे ही करें, ठीक है ना। पर फिर भी अगर ड्रिफ्ट का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट।
तो वेलोसिटी ऑफ विंड मान लो कि दी हुई है हमें 6 किलोमीटर्स पर आवर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड दी हुई है हमें 10 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा एयरपोर्ट ए है, ये हमारा एयरपोर्ट बी है, ठीक है ना। और मैं मान लेता हूँ कि विंड टूवर्ड्स ईस्ट दी गई है, आपको टूवर्ड्स ईस्ट दी गई है। अब इसमें आंसर ना आपको लैंग्वेज में देना होगा, ईस्ट वेस्ट इनके टर्म्स में देना होता है जनरली, तो मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछा जाएगा, पहली चीज एंगल विथ ए बी at which plane should fly, at which plane should fly to land at A, ठीक है ना। और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कोई पूछ सकता है आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं करके बता रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल है तो आंसर देने की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको, मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ड्रॉ कर लूँगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड आपको दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, राइट की तरफ। तो विंड इस तरफ फ्लो कर रही है 6 किलोमीटर पर आवर से। प्लेन की स्पीड आपको दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। आपको अब क्या करना है, लैंड करना है एग्जैक्टली एट ए। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कंपोनेंट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे आएगा 10 साइन थीटा, यहाँ पे आएगा 10 कॉस थीटा। सबको ये क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है एंगल एट विच प्लेन शुड फ्लाई टू लैंड ऑन बी, यानी कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग ए बी ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी 0। एक्स की स्पीड को मैं 0 कर दूंगा। तो देखो राइट में है 6 और लेफ्ट में है 10 साइन थीटा, दोनों को कैंसिल होना है, तो 10 साइन थीटा ये इक्वल हो जाना चाहिए 6। साइन थीटा आपको मिल गया मेरे भाई कितना, 3/5, या थीटा आपको मिल गया कितना, 37 डिग्री। थीटा क्योंकि हमें मिल गया है 37 डिग्री, तो मैं देख सकता हूँ कि वाई में जो स्पीड है जो थी 10 कॉस थीटा, वो हो जाएगी 10 कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 4/5, तो ये आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपके पास वेलोसिटी। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ था कुछ 100 किलोमीटर्स। आपसे पूछ लिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली क्या हो जाएगा, 100 बाय वाई में स्पीड आप निकाल चुके हो 8 आवर्स। अरे समझ आया क्या, कोई समस्या किसी को? बस, तो आंसर मैं क्या दूंगा, एंगल कितने पे फ्लो करना चाहिए, तो आंसर में देता एट 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। प्लेन को फ्लाई करना चाहिए एट 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये लैंग्वेज में लिखना आपको आना चाहिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में 37 डिग्री पे प्लेन को फ्लाई किया जाना चाहिए। क्लियर है क्या सभी को? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेन का स्पीड बहुत कम है, एकदम मरा हुआ प्लेन है हमारा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो आप। कौन सा लास्ट पार्ट मुरारी जी? नहीं लिख सकते बेटा नॉर्थ वेस्ट, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट लिखने का मतलब हो जाता है 45 डिग्री। अगर आपने सिर्फ नॉर्थ वेस्ट लिखा उसका मतलब एंगल 45 डिग्री हो जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना होगा अपना आंसर। 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंग्लिश है, लैंग्वेज है, इस एंगल को लिखने का तरीका है। आप देख सकते हो नॉर्थ और वेस्ट यहाँ आ रही है ना आपकी नेट, और ये एंगल 37 डिग्री है। बिल्कुल बेटा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ वेस्ट में फ़र्क है क्या आप पूछ रहे हो, तो बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है ना। आपने कभी सुना है बैंगन का भरता, उसको अगर भरते का बैंगन बोला जाए तो सेम बात थोड़ी ना होगी। बेटा दिव्यान मैं बता चुका हूँ कौन सी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है बहुत सालों पहले। आपको 0 डिग्री याद रखना होता है, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री याद रखना होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देख लो फटाफट। तो क्वेश्चन है विंड ब्लोज एट 10 किलोमीटर्स पर आवर 53 डिग्री नॉर्थ
ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम एयरपोर्ट ए towards airport B 500 kilometers north of A, ठीक है ना। if the speed of plane with respect to wind is क्या ले लें 50 किलोमीटर्स पर आवर, find the direction at which plane should fly and its flight time। बताइए, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ ऑफ ईस्ट 53 डिग्री, ये विंड की स्पीड आपको दे दी गई है। प्लेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर बताई गई। ऑब्वियसली प्लेन को कैसे उड़ना पड़ेगा, इस तरह से, ये 50 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा भाई, ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा, किसी थीटा एंगल पे उड़ना है ताकि प्लेन एग्जैक्टली बी पे लैंड कर सके। तो प्लेन को अगर एग्जैक्टली बी पे लैंड करना है तो पहले कंपोनेंट्स ले लेते हैं। विंड की स्पीड का कंपोनेंट इधर आ जाएगा 10 cos 53 डिग्री, 10 cos 53 डिग्री यानी कि 6 और 10 sin 53 डिग्री यानी कि 8। अच्छा, प्लेन की स्पीड के कंपोनेंट्स ले लेते हैं 50 sin थीटा, 50 cos थीटा। अरे है कि नहीं, अब बस आपको पता है x में स्पीड क्या करनी है 0, तो 6 इक्वल हो जाना चाहिए 50 sin थीटा के। तो थीटा बराबर आ गया आपका साइन इनवर्स 3/25। समझ आया कि नहीं। अब ये एंगल कहां से है, ये एंगल ऐसे है, तो नॉर्थ पे आप अगर होते तो वेस्ट की तरफ चलते थीटा, तो हम कह देंगे एट थीटा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट इसमें। अगली चीज आपको बतानी थी टाइम, तो टाइम हो जाएगा, चलना कितना है, तो दूरी बताई गई है आपको 500 किलोमीटर अपॉन वाई में स्पीड, तो वाई में देखो 8 प्लस 50 कॉस थीटा, तो 8 प्लस 50 कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा में मिल चुका है, साइन थीटा मिला है 3/25। समझ आ रहा है ना। तो आपको बेस भी मिल जाएगा, यहाँ से ये कितना हो गया 625 माइनस 9 616, इसे यहाँ पे पुट कर दो, आपको मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे समझ आया कि नहीं, क्लियर है क्या सभी को। कुछ खास बात नहीं है, आपसे जो कुछ भी पूछा गया हो आपको सिर्फ स्पीड के कंपोनेंट्स लेने हैं और निकाल देना है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अगले टॉपिक पे, क्या हम अगले टॉपिक पे चल सकते हैं भाई। रेन मैन प्रॉब्लम हमारा हो गया है, रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया है, और उसका एक्सटेंशन जो होता है एरोप्लेन और विंड प्रॉब्लम हमारा हो गया है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों में मैं वो बता देता हूँ, जिसके क्वेश्चंस हमें डरावने लगते हैं पर होते सबसे आसान है। ठीक है, तो वो है आपका रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स, ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके पास दो प्रोजेक्टाइल हैं, मान लो एक ए है और एक बी है,
आपने इसे फेंका किसी स्पीड v1 से, आपने इसे फेंका किसी स्पीड v2 से, इसे फेंका θ1 पे, इसे फेंका आपने θ2 पे। तो ए अगर बी के मोशन को देखता, मान लो ए और बी दो इंसान हैं, दो इंसानों को आपने इस तरह फेंक दिया है, ए अगर बी का मोशन देखता तो वो मोशन कहलाता रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल का मोशन हम दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं जो खुद भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो उसे कह देते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। अच्छा, मुझे ये पता है कि पाथ ऑफ ए क्या होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है किसी भी पार्टिकल को अगर फेंका जाए तो उसका पाथ कैसा होता है, आपको पता है पैराबोला। ये शब्द हमने सुन लिया है जीवन में, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ होगा। सिमिलरली मैं अगर बोलूं पाथ ऑफ बी, पाथ ऑफ बी, तो आप कहोगे भाई वो भी पैराबोला होगा क्योंकि आपने ऑब्लिक एंगल पे फेंका है। तो यानी कि ए का पाथ पैराबोला होता है, बी का पाथ भी पैराबोला होता है अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो तो। यहां सवाल आ जाता है पाथ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का। तो ए का पाथ बी के रिस्पेक्ट में कैसा होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। समझ आ रही है बात? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ रिलेटिव एनालिसिस कर लूंगा। क्या बोला भाई आपसे? आपसे बोला गया पाथ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। किसके रिस्पेक्ट में भाई? बी के रिस्पेक्ट में। यानी आप रेस्ट पे किसको लेके आना चाह रहे हो? आप बी को रेस्ट पे लेके आना चाह रहे हो। ये क्लियर है ना सबको? ध्यान से सुनना मेरी बात। बी की स्पीड के कंपोनेंट्स लिख रहा हूं मैं। यहाँ आता v2 cos θ2, यहाँ आता v2 sin θ2, यहाँ आता v1 cos θ1, यहाँ आता v1 sin θ1। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू बी मैं देख रहा हूं, तो बी को मैं लेके आने वाला हूं रेस्ट पे। बी को रेस्ट पे लेके आओगे तो उसकी स्पीड को रिवर्स करके ऐड करोगे। ये हमने चैप्टर की शुरुआत में किया था रिलेटिव मोशन के। तो जो स्पीड आगे है वो कहां जुड़ेगी? पीछे, v2 cos θ2। जो चीज ऊपर है वो चीज कहां जुड़ेगी? नीचे, तो v2 sin θ2। ये समझ आया कि नहीं आया? तो रिलेटिव अगर मैं देखूं बी के रिस्पेक्ट में ए को, तो देखो जरा, बी तो अब हम लेके आ गए हैं रेस्ट पे। ए की क्या स्थिति है वो मैं बना देता हूं यहाँ पे। तो ए के पास आगे के डायरेक्शन में जो नेट स्पीड बची होगी वो बची होगी कितनी? v1 cos θ1, उसके ऑपोजिट देखो जो माइनस कर देते हैं, माइनस v2 cos θ1। समझ आया? ये θ2 होगा, सॉरी, माइनस v2 cos θ2। समझ आया ना? सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो वाई डायरेक्शन में आप ऊपर की तरफ नेट स्पीड देख सकते हो, v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2। ये समझ आ रहा है क्या? अच्छा, तो नेट स्पीड कैसे आएगी रिलेटिव में? इस तरह से आने वाली है कुछ v नेट। इसे अगर मैं vx नाम दे दूं छोटा करने के लिए, इसे मैं vy नाम दे दूं, तो आप v नेट बता सकते हो अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, जो चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको एक पार्टिकल की स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना सिखाया था, यहाँ पे बस वही निकाल दिया। इसमें किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब क्या मुझे आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या था? जब हम ए को प्रोजेक्टाइल की तरह जमीन से फेंक देंगे तो जितने समय के लिए हमारा ए हवा में होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आपको पता है उसका एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड्स, क्योंकि धरती मां नीचे खींच रही है g से। सिमिलरली मैं अगर बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ b क्या होगा, तो वो भी आप बोलोगे कितना? g नीचे, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को इतने ही फोर्स से खींचती है कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए? g हो जाए। अरे समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा? 0। अरे ऑब्वियस है, उसका भी नीचे g है, इसका भी नीचे g है। ऐसा समझने की कोशिश करो, इसका g नीचे था, इसका g नीचे था, तो आप इसको रेस्ट पे लेके आए तो इसके एक्सेलरेशन को कहां जोड़ोगे? ऊपर। तो g कट गया कि नहीं कट गया? तो यहां से आपको क्या पता लगा कि फॉर टू प्रोजेक्टाइल्स
on earth a relative is always equal to 0। उनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या रहती है मेरे भाई? 0 रहती है। अगर मैं अर्थ की सरफेस पे दो प्रोजेक्टाइल्स को फेंकूं तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या रहता है? 0 रहता है। तो सिर्फ क्या बचा आपके पास? रिलेटिव वेलोसिटी। अब बताओ कि पाथ कैसा दिख रहा होगा? अगर आपके रिस्पेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है और उसके पास सिर्फ वेलोसिटी है तो वो कैसे मूव कर सकता है? कैसे मूव कर सकता है भाई वो? स्ट्रेट लाइन। अंधा आदमी भी बता देगा, अंधा नहीं मतलब कोई भी बेवकूफ आदमी भी बता देगा। अरे बता देगा कि नहीं, जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो ना तो स्पीड बदल सकती है ना ही वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल सकता है। तो हम ये कह देते हैं कि सीधे सीधे क्योंकि ए रिलेटिव 0 है तो पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल with respect to other is straight line, is straight line। ये रट लेना है आपको। एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राउंड से देखने पे दोनों का पाथ आपको पैराबोलिक दिखता है, पर आप किसी एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर अगर बैठ जाओ तो दूसरे का पाथ आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ कोई समस्या? कारण क्या है स्ट्रेट लाइन होने का? कारण क्या है? रीजन अगर मुझसे कोई पूछे तो ए रिलेटिव क्योंकि 0 है। ये कंडीशन हमने निकाल ली थी शुरुआत में। चलो, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है फेमस सा, ठीक है ना। वी नेट्स की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वी से मुझे मतलब ही नहीं है। हमें एक चीज पता है कि अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो जाए, याद करो स्ट्रेट लाइन होने की कंडीशन क्या थी? स्ट्रेट लाइन होने की कंडीशन थी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो, पर यहाँ तो एक्सेलरेशन ही नहीं है तो समस्या ही नहीं है, पाथ स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है। समझ आई बात? अब चल लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पे पूछा जाता था वो यही था कि पाथ क्या है, पर ये कई बार पूछा जा चुका है तो अब नहीं पूछा जाएगा मोस्टली। पर आपको याद रखना है कि पाथ कैसा होता है मेरे भाई? स्ट्रेट लाइन होता है। अब इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं? तो क्वेश्चन आते हैं आपके पास सबसे पहले कंडीशन ऑफ कोलिजन के, कंडीशन एंड टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम ऑफ कोलिजन क्या मतलब हुआ इसका? अगर इसे बिना रिलेटिव के सॉल्व करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो रिलेटिव से कितना आसान हो जाएगा। मान लो कि एक बॉल को फेंका गया है 10√2 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री एंगल पे, और दूसरी बॉल को फेंका गया है मान लो 20 या मान लो कि उसे फेंका गया है 50 मीटर पर सेकंड से किसी एंगल थीटा पे। ये हमारा बी, ये हमारा ए। सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी कंडीशन ऑफ कोलिजन। क्या कंडीशन हो ताकि दोनों पार्टिकल्स हवा में टकराएं? कंडीशन ऑफ कोलिजन, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को बना रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मैं बी को रेस्ट पे लेके आ गया। अच्छा, ए की स्पीड में लिख देता हूं पहले से। ए की खुद की स्पीड आगे है 10 और ऊपर है 10। अच्छा, बी की स्पीड क्या क्या है? बी की स्पीड यहाँ पे थी 50 cos थीटा और यहाँ पे थी 50 sin थीटा, पर इसको हम रेस्ट पे लेके आ गए हैं। अगर आप रेस्ट पे लेके आ गए हो तो इसे उल्टा जोड़ दोगे तो यहाँ नीचे जुड़ जाएगी 50 sin थीटा और यहाँ पीछे जुड़ जाएगी कितनी? 50 cos थीटा। अच्छा, तो नेट स्पीड कैसे दिखाएंगे हम? देखो जरा, नेट अगर आप डायग्राम बनाओगे तो बी तो यहाँ आपका रेस्ट पे है, ये डिस्टेंस में डी मान लेता हूँ। बेटा डाउट वाली कोई चीज अभी हुई नहीं है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है डाउट के लिए, ठीक है ना। थोड़ी देर रुको। तो y में इसके पास नेट स्पीड बचेगी कितनी? 10। अच्छा हाँ, इसे उल्टा करना होगा, मैं सही बात है, उल्टा नहीं किया इसे, ये यहाँ पे आ जाएगा 50 cos थीटा, ठीक है ना। तो y में स्पीड बचेगी 10 माइनस 50 sin थीटा और x में स्पीड बचेगी इधर कितनी? 50 cos थीटा प्लस 10। समझ आया? ये
तो अब आप देख सकते हो सीधे सीधे से कि जो पार्टिकल ए है वो बी के रिस्पेक्ट में कैसे चलेगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे चलने वाला है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? अगर वो ऐसे चलेगा तो क्या वो कभी बी से टकरा पाएगा? बताओ। क्योंकि पाथ तो स्ट्रेट लाइन होने वाला है, यानी कि ए जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलने वाला है। तो अगर वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चलता रहे और बी तो रेस्ट पे है, तो क्या वो कभी टकरा सकते हैं? नहीं, वो नहीं टकरा सकते। टकराने के लिए कंडीशन क्या होगी? ए बी से तभी टकरा सकता है अगर ए इस लाइन के अलोंग चले, है कि नहीं? ऑब्वियस है, क्योंकि बी तो यहाँ पे रुका हुआ है। अगर ए को बी से टकराना है तो उसे लाइन जोनिंग के अलोंग चलना होगा। समझ आया? इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की नेट स्पीड अलोंग लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स ही होनी चाहिए, यानी कि ये वाली वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। तो मैं कहूंगा 10 माइनस 50 साइन थीटा, ये हो जाना चाहिए जीरो, और साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/5। तो इतने एंगल पे अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो स्पीड क्या हो जाएगी? तो वो जाके क्या कर जाएंगे? कोलाइड। तो अगर मैं इसे लैंग्वेज में लिखूं कंडीशन को, तो कंडीशन को लैंग्वेज में लिखा जाता है इफ वेलोसिटी, या मैं कह सकता हूं इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स perpendicular to line joining them is zero, they will collide। अरे समझ आई क्या बात? यानी कि अगर उनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल जीरो हो, रिलेटिव वेलोसिटी, तो फिर वो क्या करेंगे? पक्का कोलाइड करेंगे। समझ आ रही बात? किसी को कोई दिक्कत? बाकी किसी चीज से हमें मतलब नहीं। और देखो, यहीं पे मैं टाइम ऑफ कोलिजन भी बता देता हूँ फटाफट। टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ कोलिजन सिंपली हो जाएगा, बीच की दूरी कितनी थी? डी अपॉन नेट स्पीड एक्स में जो भी होगी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग, अलोंग लाइन जॉइनिंग। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ तो आपको समझ आएगी चीजें। ठीक है ना? ये तो हमारी थ्योरी हुई है। देखो जरा, तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक आपके पास बी है, एक आपके पास ए है। ए को मैंने फेंक दिया इस तरह से 30√2 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल बना दिया मैंने कितना? 45 डिग्री। और बी को मैंने इस तरह से फेंक दिया है कितने से, या इसे एक काम करते हैं 40 ले लेते हैं, 40√2 मीटर पर सेकेंड से। ये थीटा एंगल पे मैं फेंक रहा हूँ 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना? ये दूरी में ले लेता हूँ, हमारे पास है 20 मीटर। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा थीटा फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस, फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस, ध्यान से देखना। और दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी टाइम ऑफ कोलिजन। समझ आई बात? कैसे करेंगे? ध्यान से देख लो, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको करने हैं। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख लूंगा। क्या कंडीशन है? सबसे पहले आप ये देखो, तो कंडीशन ऑफ कोलिजन है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स रिलेटिव में जीरो होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो लाइन जॉइनिंग कौन सी है? ये है मेरी लाइन जॉइनिंग। समझ आ रहा है? ये है आपकी लाइन जॉइनिंग। तो इससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो इसका कंपोनेंट तो क्या आया? 40। इसका कंपोनेंट क्या आया? 50 साइन थीटा। अगर इन्हें कोलाइड करना है तो ये वेलोसिटी रिलेटिव में जीरो होनी चाहिए। तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव में जीरो होना चाहिए। इसका मतलब 40 ये इक्वल हो जाना चाहिए 50 साइन थीटा के, तभी तो रिलेटिव में जीरो कहलाएगा। तो साइन थीटा आपको मिल गया मेरे भाई कितना? 4/5, यानी थीटा मुझे मिल गया कितना? 53 डिग्री। तो 53 डिग्री पे अगर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो इनका कोलिजन होना निश्चित है।
अगली चीज पूछी गई थी टाइम ऑफ कोलिजन, तो वो तो बहुत आसान है, देखो जरा। अब आपका डायग्राम कैसा रह गया है, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी को ऐसे फेंका था 50 से, ये एंगल था 53 डिग्री, तो बी के पास नेट स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी बची है, बी के पास नेट स्पीड एक्स डायरेक्शन में बची है 50 cos 53 यानी कि 30, जबकि ए के पास कितनी बची है, ए के पास आप देख सकते हो कितनी स्पीड बचेगी 40। तो अगर मैं रिलेटिव कर लूं, यानी मैं बी को रोक दूं, तो 30 किधर जोड़ूंगा मैं, 30 इधर जोड़ूंगा, तो इफेक्टिवली ए के पास क्या बचेगा, बी तो यहाँ रेस्ट पे ले आया मैं, ए के पास क्या बचेगा 40 आगे 30 पीछे यानी कि 10 आगे, और ये दूरी हमें दी गई है 20 मीटर, तो टाइम आपको मिल जाएगा कितना 20/10 यानी कि 2 सेकेंड। समझ आया कि नहीं, बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हैं यार, पहला वाला मैं कर देता हूँ, जिनका नहीं आया देख लो ध्यान से। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी स्पीड आ जाएगी 50 sin 37 यानी कि 30, इसकी स्पीड आ जाएगी 30√2 sin थीटा, दोनों को इक्वल कर देना चाहिए, यानी 30√2 sin थीटा, ये इक्वल हो जाना चाहिए 30, तो थीटा मिल गया साइन इनवर्स 1/√2 यानी कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे फेंका गया है, समझ आ रहा है ना। इसकी एक्स में स्पीड कितनी थी, तो इसकी एक्स में स्पीड थी 40, ये 45 डिग्री पे फेंका है, तो इसकी एक्स में स्पीड कितनी हो जाएगी 30, वाई में तो हम जीरो कर ही चुके हैं। अब बी को मैं रोक देता हूँ, बी को रोकूंगा तो 30 जो लेफ्ट में है उसे कहाँ जोड़ूंगा, राइट में, तो नेट स्पीड राइट में कितनी बची है 70, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस है 40 बाय स्पीड है 70, तो इतने टाइम के बाद वो कोलाइड करेंगे। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं, पहले में किसी को कोई डाउट, पहले में किसी को कोई डाउट नहीं है, आसान है। सेकंड, सेकंड में देख लो भाई, परपेंडिकुलर में स्पीड इसकी आ जाएगी 30, इसकी स्पीड आ जाएगी 20 sin थीटा, तो क्या हो जाना चाहिए 30 इक्वल हो जाना चाहिए 20 sin थीटा के, तो साइन थीटा इक्वल हो जाना चाहिए 3/2 के। अरे भाई ये तो पाप हो गया, ये तो संभव ही नहीं है, साइन थीटा तो हो ही नहीं सकता है 3/2, यानी कि दे कैन नॉट कोलाइड, दे कैन नॉट कोलाइड, आप कुछ भी कर लो, दे कैन नॉट कोलाइड, वो कोलाइड नहीं हो पाएंगे। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं, सेकंड वाले का आंसर क्या आया, दे कैन नॉट कोलाइड, क्यों, क्योंकि वो कभी वैल्यूज इक्वल हो ही नहीं सकती लाइन जॉइनिंग से परपेंडिकुलर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लिखे, किसी को कोई डाउट है तो लिखे। फर्स्ट दो के अंदर किसी को कोई डाउट, क्यों मतलब, अच्छा रोहित पूछ रहे हो क्यों, क्यों कोलाइड नहीं कर सकते, बेटा साइन थीटा कितना आ गया 3/2, साइन थीटा 1 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, ये तो बेसिक है, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता ना। सर वाई विल द वाई कंपोनेंट बी सेम, और सीखा ही क्या बेटा हमने, लाइन ज्वाइनिंग दिख रही है आपको, लाइन ज्वाइनिंग दिख रही है क्या, यह है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की स्पीड सेम हो जानी चाहिए, तभी तो रिलेटिव स्पीड जीरो होगी। तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को अगर आप सेम कर दो तो वो कोलाइड कर जाएंगे, यही है कंडीशन ऑफ कोलिजन। अरे समझ आया, थर्ड का बता दो इसी तरीके से, थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का, बढ़िया श्रेष्ठ, सोहम ने भी दे दिया आंसर, बढ़िया। सेकंड का तभी गंदा टाइम आया, अरे पहले देखना तो चाहिए कि कोलाइड करेगा भी कि नहीं करेगा। ठीक है ठीक है, आप ना, आपका आंसर सही होना चाहिए, खुद से चेक कर सकते हो आप।
चलो थर्ड देख लेते हैं। लाइन ज्वाइनिंग कौन सी है? ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। इससे परपेंडिकुलर दोनों की स्पीड क्या क्या है? इससे परपेंडिकुलर में ए की स्पीड है 12, दिख रहा है? ए की स्पीड है 12 और बी की स्पीड 20 cos थीटा। तो 12 इक्वल हो जाना चाहिए 20 cos थीटा के। तो cos थीटा इक्वल हो जाना चाहिए किसके? 3/5। थीटा आपको मिल गया मेरे भाई कितना? 53 डिग्री। यानी 53 डिग्री पे अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो ये कोलाइड करेंगे। अगली चीज टाइम ऑफ कोलिजन पूछ ली जाए तो देखो, कोलिजन करने के लिए इस लाइन के अलोंग ही चलना होगा ना। कोलिजन करने के लिए हमें इस लाइन के अलोंग ही चलना है। इसकी स्पीड तो y में 0 है, इसकी स्पीड y में कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी 20 sin 53 डिग्री। 20 sin 53 डिग्री यानी कि 16। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? तो 20 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? ए को रोक देता हूं मैं। ए को अगर मैं रोकता हूं तो ए की तो y में स्पीड है ही नहीं ना। ए की स्पीड तो y में 0 ही है, तो सिंपली स्पीड क्या बची y में? 16। तो टाइम क्या आ जाएगा? 20/16 यानी कि 5/4 आर सेकेंड। कोई कष्ट किसी को? समझ आया क्या? अरे बोलो भाई, समझ आया क्या? डी पार्ट का आंसर डी तो बहुत ही आसान है। इनकी तो स्पीड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेम है ही। लाइन ज्वाइनिंग यही है, दोनों की स्पीड 0 है परपेंडिकुलर में, तो ये तो कोलाइड करेंगे ही। ठीक है ना? अब बस आपको क्या देखना है कि कितना टाइम लगेगा। तो एक को रोक देता हूँ, उसकी स्पीड नीचे 20 थी तो इसमें जुड़ जाएगी ऊपर 20, तो नेट स्पीड वाई में कितनी बची? 50। तो टाइम क्या हो जाएगा? 50/50 यानी कि 1 सेकेंड। अरे कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई दुख? बोलो भाई। हाँ ईशान, हैंड रेज कर दो, क्या डाउट है भाई, बोलो। बोलो भाई। सर लास्ट पार्ट में हिसाब से ये 1 सेकंड नहीं 50/55 सेकंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक्सेलरेट भी तो हो रहा है। कौन एक्सेलरेट हो रहा है? अगर हम लोग इन दोनों, ओ सॉरी, नेट एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो ये तो जा हम रहा है, तब से सॉरी सीख सर, रहे हैं भूल कि गया था। रिलेटिव में तो 0 ही रहता है। हाँ सर। अरे यही तो खासियत है, इसलिए तो सवाल इतने आसान हो रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन पिक्चर से ही हट गया है कि नहीं? चल और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस सुविधा के लिए। फाइंड थीटा फॉर कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन। थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूं चीजें। हाइट ऑफ कोलिजन। ये तीन चीजें अब आपको बतानी है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसे मैं फेंक देता हूं इस तरफ 60√2 मीटर पर सेकंड से। ये एंगल थीटा है हमारा। और इसे मैं फेंक देता हूं 100 मीटर पर सेकंड से। या इसे हम थीटा ले लेते हैं और ये मैं दे देता हूँ 45 डिग्री। ठीक है ना? और ये दूरी ले लेते हैं हम 40 मीटर। ध्यान से करो सभी लोग। पहला सवाल, मैं उम्मीद करता हूँ सभी से हो गया हो। यहाँ कंपोनेंट 60, यहाँ कंपोनेंट 60, यहाँ कंपोनेंट 100 cos थीटा,
यहाँ कंपोनेंट 100 साइन थीटा। लाइन ज्वाइनिंग कौन सी है मेरे भाई? लाइन ज्वाइनिंग है ये वाली। इससे परपेंडिकुलर में स्पीड सेम हो जानी चाहिए, तभी रिलेटिव में 0 होगी। 100 साइन थीटा इक्वल होना चाहिए 60 डिग्री। 60 साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? 3/5। थीटा मुझे मिल गया कितना? 37 डिग्री। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 37 डिग्री, तब जाके ये कोलाइड करेंगे। अगली चीज है टाइम ऑफ कोलिजन। तो अब y से तो मतलब है नहीं, टाइम ऑफ कोलिजन के लिए सिर्फ मतलब किससे रह जाता है? हमें x से मतलब रह जाता है। x में देखो जरा, x में b की स्पीड है 60 और a की स्पीड क्या आ जाएगी? तो वो आ जाएगी 100 cos 37 डिग्री यानी कि 80। तो a की स्पीड राइट में है 80, b की स्पीड राइट में है 60, b को रोक देते हैं तो ये 60 कहाँ जुड़ेगा? पीछे। तो नेट स्पीड a के पास कितनी बचेगी? 80 आगे 60 पीछे, यानी कि 20 आगे। तो टाइम क्या आ जाएगा भाई? टाइम आ जाएगा, दूरी है 40 मीटर बाय नेट स्पीड बची है 20, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना? 2 सेकेंड। अरे क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट इन दो पार्ट्स में? जल्दी से बोलो ताकि मैं तीसरा पार्ट बता सकूं, हाइट ऑफ कोलिजन। किसी को इन दो पार्ट्स में डाउट है क्या? किसी को इन दो पार्ट्स में डाउट? किसी को भी रोको, सेम आंसर आना चाहिए। टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता बेटा कभी भी। तुमने वेलोसिटी साइन के साथ रख दी होगी, जो बहुत ही गलत है। ठीक है ना? चलो, तो ये हो गया। अब पूछा गया हाइट ऑफ कोलिजन। तो हाइट में ना आपको असली दुनिया में आना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, क्योंकि टाइम, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव नहीं होता है, टाइम तो एब्सोल्यूट होता है। तो इस टाइम पे किसी भी एक पत्थर की हाइट निकाल लो, दोनों की सेम ही आने वाली है। अरे सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों हवा में तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही कर रहे थे और 2 सेकंड पे वो टकराए हैं, तो टाइम तो रिलेटिव है नहीं। तो 2 सेकंड पे उन दोनों में से किसी एक की भी हाइट में निकालूं तो वो सेम ही आएगा, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो मीट ना करें, क्योंकि हमने कंडीशन सेटिस्फाई करा दी है। ठीक है ना? तो बस एस वाई मैं ए के लिए निकाल देता हूँ। ये हो जाएगा यू वाई, यहाँ पे स्पीड 60 है, दोनों की स्पीड वाई में 60 है, तो 60 इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हो गया 120 माइनस 20 यानी कि 100 मीटर। तो ये दोनों पत्थर कहाँ टकराए? 100 मीटर की हाइट पे टकराए। बताओ भाई, पहला क्वेश्चन समझ आया है क्या? किसी को भी डाउट है तो प्लीज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 सेकंड कैसे होगा बेटा? दूरी 40 है, स्पीड रिलेटिव 20 है, तो 0.5 कैसे होगा? आगे स्पीड 80, पीछे स्पीड 60, नेट स्पीड कितनी बची? 20 बची ना। चलो सेकंड पार्ट में बता देता हूँ। सेकंड में देखो, वही करता मैं फिर से। एक्स में स्पीड इसकी 30, वाई में स्पीड इसकी 30, एक्स में स्पीड इसकी 50 cos थीटा, वाई में स्पीड इसकी 50 sin थीटा। दोनों क्या हो जाने चाहिए? इक्वल हो जाने चाहिए। तो 30 ये इक्वल हो जाना चाहिए 50 sin थीटा। थीटा मुझे फिर से कितना मिल गया? 37 डिग्री। अरे भाई समझ आई क्या बात? थीटा आ गया 37 डिग्री, यानी कि 37 डिग्री पे वो कोलाइड करेंगे। अच्छा, तो अब डायग्राम बना लेता हूँ। एक्स की स्पीड से मतलब रहता है ना, वाई की स्पीड से तो रहता नहीं है। तो ये बी, ये ए की स्पीड आगे कितनी है? 30। बी की स्पीड आगे है 50 cos थीटा, थीटा 37 आ गया है, तो 50 cos 37 यानी कि 40। दूरी कितनी है? 20। किसी एक को रोक देते हैं। अगर मैं रोक दूं अपने बी को, अगर आप रोक दो अपने बी को, तो देखो कैसा दिखेगा आपको। बी को अगर मैं रोक देता हूं तो उसकी स्पीड में पीछे जोड़ूंगा, तो बी यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। ए के पास स्पीड पीछे 40 है, आगे 30 है। अब देखो भाई, इसके पास तो नेट स्पीड पीछे बच गई 10। अरे नेट स्पीड पीछे बच गई कि नहीं बच गई 10? तो क्या ये कभी कोलाइड करेगा? क्या ये कभी कोलाइड करेगा? नहीं, दे विल नॉट कोलाइड। तो क्या समझ आया कि जीवन में सिर्फ थीटा इक्वल हो जाने से कोलिजन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कंडीशन ऑफ कोलिजन यही होती है,
लेकिन एक चीज याद रखनी है कि x डायरेक्शन में भी कोलिजन पॉसिबल होना चाहिए। कोलाइड करने के लिए जिस पत्थर को हमने रोका है x में दूसरे पत्थर की स्पीड उसके अलोंग ही आनी चाहिए रिलेटिव में। अगर उससे दूर आ गई इसका मतलब तो वो कोलाइड कर ही नहीं सकते। अरे समझ, तो ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए है, ठीक है ना। हाँ बोलो भाई। सर अगर वो मैं सर समझ गया थीटा को हम तुमको, लोग 90। मैं समझ गया, पर फिर तो हाँ आपने दूसरी जी साइड सर। रिजेक्शन कर दिया ना। उन्होंने कहा है अगर हम उसी जी साइड सर। प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा थीटा की वैल्यू। बात सही है, आप सर मैंने देखो। ऑप्शन देखकर समझेंगे। हाँ बिल्कुल ऑप्शन देख के समझना होगा, बिल्कुल सही सोचा है वैसे आपने। उल्टा फेंक दोगे तो थैंक कोलिजन यू हो सर। जाएगा, ठीक है ना। चलो, जी सर। क्लियर हुआ क्या सभी को? फिर से लास्ट पार्ट। अरे यार ऐसे मत किया करो यार, फिर से गले की हालत खराब हो जाती है। एक बार सुनना है उसमें क्या कष्ट है पता नहीं। बेटा फिजिक्स है ये, फिजिक्स में आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। केमिस्ट्री की तरह अगर पढ़ोगे कि चीजें याद कर लें तो नहीं होगा। भाई देखो y में तो दोनों की स्पीड इक्वल कर दी ना हमने। x में स्पीड b के पास आ गई है आगे 40 और a के पास आगे आ गई है 30। अब मेरे भाई कोलिजन के लिए मैं क्या करता था, मैं किसी एक को रोकता था और x में दूसरे की स्पीड देखता था, है कि नहीं। तो मान लो कि मैंने रोका किसे b को, ठीक है ना। मान लो कि मैंने b को रोक दिया तो उसका 40 में किधर जोड़ूंगा, पीछे। तो अब आपका b यहाँ पे रेस्ट पे है, a के पास आगे स्पीड बची है 30 और पीछे स्पीड बची है 40। तो a b की तरफ चल रहा होगा या उससे दूर चल रहा होगा? अरे दूर। अगर दूर चल रहा है तो क्या कोलाइड कर सकता है? नहीं, तो वो कोलाइड नहीं करेंगे। तो हमेशा कंडीशन ऑफ कोलिजन के क्वेश्चन में थीटा को फाइंड करने के बाद आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि एक्स में कोलिजन हो भी रहा है या नहीं, पत्थर उसकी तरफ रिलेटिव में चल भी रहा है या नहीं। अरे समझ आए कि नहीं। तीसरा पार्ट जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से थर्ड पार्ट जल्दी से आंसर। तो देखो कंडीशन सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं। स्टार वाला बड़ा वाला सेम है बेटा, मैंने सॉल्व करने के लिए बस डायग्राम बड़ा बना दिया है, कंफ्यूज ना हो, सेम ही सवाल है। बड़ा वाला स्टार वाला 3 नंबर ये दोनों, ठीक है ना। तो 40 ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, 40√2 साइन थीटा के। भाई आ गया थीटा 45 डिग्री, थीटा आ गया हमारे पास 45 डिग्री। यानी कि इसकी x में स्पीड कितनी है 40 और इसकी भी y में स्पीड कितनी है 40। तो अब y से तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो कट गया। किसी एक को अब हम रेस्ट पे लेके आते हैं, तो मैं b को रेस्ट पे लेके आ जाता हूँ। तो इसका 40 क्योंकि लेफ्ट में है तो किधर जुड़ेगा भाई, राइट में जुड़ेगा 40। अरे समझ आया कि नहीं, राइट में जुड़ेगा 40। तो अब क्या बचा, अब आप देख सकते हो कि बी तो रेस्ट पे है, ए जो है नेट चल रहा है एक्स में कितने से, एक्स में वो चल रहा है 70 से। तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना आएगा, तो दोनों के बीच की दूरी 600 मीटर्स बाय स्पीड है 70, यानी कि 60/7 सेकेंड्स। ये लगभग कितना हो गया, तो ये 8 सेकेंड से कुछ ज्यादा आ जाएगा। 8.5 सेकेंड के करीब आ जाएगा। समझ आई बात। टाइम ऑफ कोलिजन आया 8.5 सेकेंड। लेकिन यहाँ एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि एक अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं हम तो वो कितना आता, 40 से आपने उसे ऊपर फेंका है तो 2uy/g यानी 2 × 40/10 यानी कि 8 सेकेंड। इसका भी कितना आता, 8 सेकेंड। तो ए हवा में था 8 सेकेंड के लिए, बी हवा में था 8 सेकेंड के लिए, टाइम ऑफ कोलिजन आया 8.5 सेकेंड। अरे पागल बना दिया आपको फिर से।
कोलिजन हुआ ही नहीं है, कोलिजन हुआ ही नहीं है। आंसर इसका क्या होना चाहिए था? नो कोलिजन, नो कोलिजन। बिल्कुल चेक करना होगा मेरे भाई, बिल्कुल चेक करना होगा। नो कोलिजन। ऐसा थोड़ा ही है कि आप थीटा की कंडीशन सेटिस्फाई करके एक पत्थर मुंबई में फेंको और एक पत्थर दिल्ली में फेंको और कह दो कि हाँ भाई दोनों की वाई की स्पीड सेम थी तो अब इन्हें टकरा जाना चाहिए। टाइम आ जाएगा आपका मान लो 4-5 घंटे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो टकरा ही जाएंगे। अरे पत्थर तो उड़ ही नहीं रहे अब। तो क्या क्या याद करना है? पूरी चीज यहाँ खत्म हुई है अब जाके। पहली चीज कंडीशन ऑफ कोलिजन, अब मैं आपको पूरी तरह से लिख के दूंगा जो आज हमने पढ़ा है। कंडीशन ऑफ कोलिजन के लिए पहली चीज है रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। दूसरी चीज रिलेटिव वेलोसिटी along line joining, along line joining must be towards each other, towards, अरे क्यों हैंग हो गया, towards each other। और तीसरी चीज टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन जो आने वाला है टकराने का टाइम मस्ट बी लेस देन इंडिविजुअल टाइम, इंडिविजुअल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। अरे भाई समझ आया कि नहीं? तो यहां पूरी चीज खत्म हुई है। ये है कंडीशन ऑफ कोलिजन। ये तीनों चीजें आपको हर सवाल में चेक करनी है और तब आंसर देना है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब बस एक टॉपिक और बचा है जो हम अगली क्लास में करेंगे, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। अगर कोलिजन ना होता तो फिर सबसे क्लोज डिस्टेंस क्या आई होती? ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।